नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो चीन है वो लगातार अपनी नेवी में नए नए जो शिप है उनको शामिल कर रहा है, चाहे उसमें डिस्ट्रॉयर हो गई, फ्रिगेट्स हो गई, कॉर्वेट्स हो गई, या फिर इस सब के अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी वे एक बड़े नंबर में अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं। और इसके तहत उन्होंने प्लान बनाया है कि वे 2030 तक लगभग जो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको लॉन्च करेंगे, और साथ ही साथ वे अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि एक सुपर कैरियर होगा, उसको 2023 या फिर 24 तक लॉन्च कर देंगे। और इस सब के अलावा जो चाइनीज नेवी है वो नंबर्स के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी बन चुकी है। तो इस सब को देखते हुए भारत को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो आवश्यकता है वो और ज्यादा इससे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल जो भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है वो हमारे शिपयार्ड और साथ में सरकार को भी पता है, और इंडियन नेवी से ज्यादा इसकी आवश्यकता को कोई नहीं जानता है। और यही कारण है कि बजट की समस्या होने के बावजूद भी जो फंड्स हैं वे हमारे पास नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को तीनों में से किसी ने भी बिल्कुल ही स्क्रैप नहीं किया है, किसी ने भी बिल्कुल ही इस प्लान को ड्रॉप नहीं किया है। उसमें चाहे आप हमारी सरकार को ले लीजिए, या फिर इंडियन नेवी को ले लीजिए, या फिर हमारे पास जो मौजूदा शिपयार्ड है उनको ले लीजिए। बल्कि इस सब के अलावा हमारे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाली जो CSL है, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तो इन्होंने नए जो ड्राई डॉक है उसके ऊपर जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो ये जो ड्राई डॉक है ये बड़े शिप को बनाने में कैपेबल होगा, जो कि लगभग 70,000 टन वजनी शिप को भी बनाने में सक्षम होगा। तो अगर आप बात करें इस ड्राई डॉक की लेंथ की, तो देखिए दोस्तों, उसे इतना ज्यादा लंबा रखा जाएगा ताकि एक सुपर कैरियर का जो काम है वो भी यहाँ पर शुरू हो सके, यानी कि एक सुपर कैरियर को यहाँ से बनाया जा सके। तो अगर आप इसे यहाँ पर कंपेयर करते हैं हमारे दूसरे जो ड्राई डॉक है उनसे, तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्राई डॉक होगा, क्योंकि यहाँ पर 70,000 टन वजनी शिप को भी बनाया जा सकेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम लगभग 300 मीटर से ज्यादा होगी। और इसके बाद यहाँ से जो कोचिन शिपयार्ड है उनका ये प्लान है कि जो दूसरे डिस्ट्रॉयर या फिर उनकी कोई भी नेवल एसेट्स उनके पास आती है तो उसको वे बड़ी जल्दी से बना सकेंगे, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस का काम है वो भी यहाँ से काफी ज्यादा तेज होगा। तो दोस्तों, ये जो ड्राई डॉक है इसको लगभग जो कोचिन शिपयार्ड है वो 600 से लेकर के 700 मिलियन US$ के अमाउंट में 2023 तक तैयार कर लेंगे। और यहाँ से जो कोचिन शिपयार्ड है उनको भी पता होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उनको ऑर्डर मिल सकता है, तभी वे इतने बड़े ड्राई डॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे यहाँ से वो ऑर्डर 45,000 टन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का हो या फिर एक सुपर कैरियर के लिए उनको ऑर्डर मिले, तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर सोच समझकर ही इस ड्राई डॉक को बनाने का फैसला किया है। नहीं तो उनको भी पता है ये किसी डेड एसेट से उनके लिए कम नहीं होगा। और इसके अलावा जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो यहाँ पर जो चांसेस है वे अब ये हैं कि जो यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो ये उस तरह के डिजाइन पर आ सकता है, चाहे उसमें आप क्वीन एलिजाबेथ को ले लीजिए या फिर उनके सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को ले लीजिए। और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 5 से लेकर के 6 बिलियन US$ तक आंकी गई है। तो दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो यहाँ पर जो बजट का इशू है वो इसी कारण से आता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। और इस सब के अलावा अगर आप इंडियन नेवी के बजट की बात करें तो उनको हमारे टोटल बजट का लगभग 14% के आसपास जाता है, जो कि लगभग 10 बिलियन US$ के आसपास होता है। तो इतनी बड़ी नेवी को 10 बिलियन US$ में अपने जो डेली खर्चे हैं उनको भी करना है, और साथ ही साथ जो उनके दूसरे प्रोजेक्ट है उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। तो इस कारण से जो इंडियन नेवी है उनको जो फंड्स की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बात करें इंडियन नेवी की जो प्रोजेक्ट है वे उनके प्रति कितना ज्यादा सीरियस रहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से ले सकते हैं, जो कि इंडियन नेवी का 4.5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। तो दोस्तों, उन्होंने खुद इसकी टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए खुद की एक टीम बनाई, उसको यहां पर रखा गया ताकि वो जो टीम है वो यहां पर जो हेल्पर के तौर पर भी काम करे, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसको भी अच्छे से फॉलो करा सके। तो ये इंडियन नेवी का काफी ज्यादा अच्छा स्टेप था। तो दोस्तों, इस सब के बीच आपको क्या लगता है कि भारत के लिए कौन सा डिजाइन ज्यादा बेटर होगा? न्यूक्लियर पावर्ड, जैसे कि जो फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डे गुले, उसके हिसाब से हमको बनाना
चाहिए, या फिर फ्रांस एक और सुपर कैरियर को प्लान कर रहा है, या फिर उसके हिसाब से बनाना चाहिए। और साथ ही साथ जो साउथ कोरियन नेवी है उन्होंने भी एक नए डिजाइन को कंसीडर किया है, जिसमें वे INS विक्रांत के डिस्प्लेसमेंट वाला ही एक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, जो कि ड्रोन्स को भी अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगा। तो या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें चलना चाहिए। तो इसके बाद अगर आप बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो दोस्तों कल यानी कि सोमवार को जो फ्रांस के राफेल M है, आप सबको पता है कि वे भारत में आए हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने कल गोवा में जो हंसा फैसिलिटी है वहां से स्की जंप ट्रायल्स को पूरा किया है सफलतापूर्वक, और साथ ही साथ स्की जंप से उन्होंने टेक ऑफ भी किया। तो इसके बाद जो अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसको भी टेस्ट किया जाएगा। लगभग आप कह सकते हैं कि उसको मार्च में यहाँ पर टेस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आप बात करें राफेल मरीन फाइटर जेट की, तो देखिए दोस्तों उसके जो विंग्स हैं वे फोल्डेबल नहीं है, यानी कि उसके जो विंग्स हैं उनको इकट्ठा या फिर फोल्ड नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण जो राफेल फाइटर जेट है उसको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। और इसके अलावा अगर आप उसे कंपेयर करते हैं FA-18 सुपर हॉर्नेट से, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल उससे अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन यहाँ पर उसके जो विंग्स हैं वे फोल्ड हो जाते हैं, जिससे FA-18 सुपर हॉर्नेट को कम जगह चाहिए होती है। तो इस कारण से उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। और इस सब के अलावा जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है वो हो सकता है कि भारत को GE F414-400 इंजन के साथ उसको ऑफर करे, जो कि लगभग एक इंजन 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है। और इस कंपटीशन में जो अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। उसने राफेल से पहले ही अपने जो स्की जंप ट्रायल्स है उनको अमेरिका में कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ अमेरिका ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको पुश किया है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी विदेशी फाइटर जेट को INS विक्रांत के लिए खरीदा जाता है तो अब भी उसमें राफेल और साथ में जो MiG-29K फाइटर जेट है उनके ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अमेरिका काफी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको देता है, जिसको भारत शायद ही कभी एक्सेप्ट करे। तो दोस्तों लगभग शायद से 20 से 25 जो फाइटर जेट हैं वे इस डील के तहत खरीदे जा सकते हैं, जिनको INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा। और कुछ दिन पहले यह भी रिपोर्ट निकल करके आई थी कि हो सकता है कि INS विक्रांत से 12 MiG-29K और साथ ही साथ 8 से लेकर के जो 10 नेवल तेजस फाइटर जेट है उनको यूज किया जाए। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगले अपडेट की, तो वो है चिनूक को लेकर के। तो देखिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 2015 में मल्टी बिलियन $US में लगभग जो चिनूक और साथ में अपाचे हेलीकॉप्टर हैं उनको खरीदा था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो लगभग 7 और जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उनके लिए ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर है। इन्होंने डिजास्टर के अलावा LAC के ऊपर काफी ज्यादा सेटिस्फाई जो परफॉर्मेंस है उसको भारत के सामने रखा है, और साथ ही साथ इन्होंने काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में भारत की मदद की है। और इसके अलावा भारत काफी ज्यादा बड़ा देश है, तो इस कारण से जो मौजूदा इन हेलीकॉप्टर का नंबर है वो भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता है। तो इस कारण से इनके जो और ऑर्डर हैं वे दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस सब के अलावा आपको क्या लगता है कि INS विक्रांत से किस फाइटर जेट को ऑपरेट करना ज्यादा बेटर होगा? यहाँ पर आप केवल स्पेसिफिकेशन या फिर कोई फाइटर जेट कितना कैपेबल है उसको ध्यान में मत रखिए। आप ये भी देखिए कि हमारा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है वो भी 2026 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगा, और 2030 से लेकर के 2031 तक उसे भी कमीशन करने का प्लान है। तो दोस्तों बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।